हेलो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट द SN1 रिएक्शन एंड एविडेंसेस इन फेवर ऑफ द SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2. SN2. अब देखिए व्हाट इज द SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. तो यहाँ से अगर बात की तो SN2 आपका होता क्या है, तो देखिए यहाँ से S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन. क्या हो गया भैया? S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक. क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक. और 2 का मतलब होता है बायोमॉलिक्यूलर. तो SN2 का फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर. तो इसको देखिए पढ़ेंगे कैसे, आपका हो जाएगा. तो इसको लिखेंगे बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अर्थात कह सकते हैं जो आपका SN2 का फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हिंदी क्या होगी? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया. क्या होगी इसकी हिंदी? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया. तो देखिए यहाँ से जो आपका बायोमॉलिक्यूलर था, इसमें क्या SN2 रिएक्शन में क्या क्या आपका होता है. तो देखिए SN2 की बात की जाती है तो इसमें जो आपका SN2 रिएक्शन होगी, ये आपकी इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है एक किसके कंसंट्रेशन पे? ए न्यूक्लियोफाइल्स के और किसके भैया? या आपके सब्सटेंस दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. तो यहाँ से अगर बात की जाती तो रेट ऑफ रिएक्शन directly proportional to concentration of alkyl halide and concentration of nucleophiles. अर्थात जो आपका रिएक्शन की जो रेट होगी वो आपके किसके ऊपर डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड का एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स. और न्यूक्लियोफाइल्स की कंसंट्रेशन पे क्या काम करती है? डिपेंड करती है. अब यहाँ से देखिए बायोमॉलिक्यूलर जो वर्ड आया उसका मीन्स क्या हुआ? जो रिएक्शन की रेट है वो किसके ऊपर? दोनों के ऊपर, अर्थात सब्सटेंस और न्यूक्लियोफाइल्स दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो यह आपकी बायोमॉलिक्यूलर हुई. क्या हुई? कौन सी रिएक्शन हुई? बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई. अब यहाँ से देखिए अगला पॉइंट जो आपका होगा, इट्स कंप्लीट वन स्टेप. ये आपकी कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? ये आपकी 1 स्टेप में कंप्लीट होती है. ठीक. अब यहाँ से देखिए आपका 1 स्टेप में कैसे कंप्लीट होती है. अगर हम किसी भी सब्सटेंस की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हैं तो वहां से जो आपका न्यूक्लियोफाइल्स होगा वो सब्सटेंस से रिएक्ट करके ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, माध्यमिक यौगिक बनाता है या संकरण अवस्था बनाता है जो अनस्टेबल होता है. उसके बाद वो आपका जो माध्यमिक यौगिक आपका इंटरमीडिएटेड कंपाउंड बना था वो किसमें टूटेगा? वो आपका टूटता है प्रोडक्ट में. अब आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. यहाँ से अगर बात की जाती है, हम कोई एल्किल हैलाइड ले लेते हैं. यहाँ से आपका कोई एल्किल हैलाइड ले लिया. अब इसके ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल्स की हम रिएक्शन करा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल्स की रिएक्शन करा रहे हैं. तो देखिए यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल्स है इसके ऊपर आपके सब्सटेंस के ऊपर अटैक करेगा. तो देखिए यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन एटम है एल्किल हैलाइड में, उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? यहाँ से भी आपका पार्शियली निगेटिव आ जाता है और इसके ऊपर यहाँ से पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है. तो न्यूक्लियोफाइल जो आपका यहाँ से अटैक किधर से करेगा? आपके इस साइड से करेगा. अर्थात कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स का जो एल्किल हैलाइड पे अटैक होता है वो आपका कैसा होता है? बैक साइड अटैक होता. कैसा होता? बैक साइड अटैक होता. तो देखिए यहाँ से जो आपका बना आपका R, यहाँ से आपका NU और यहाँ से देखिए आपका सिंगल आपका R हो जाएगा. उसके बाद इधर आपका हेलोजन हो जाएगा. एक कौन सी स्टेट है? इसकी ट्रांजिशन स्टेट है. और कंपाउंड का नाम क्या है? आपका इंटरमीडिएटेड कंपाउंड. कौन सा कंपाउंड है? इंटरमीडिएटेड कंपाउंड, माध्यमिक यौगिक है. तो देखिए यहाँ से जो आपका माध्यमिक यौगिक बना ये आपका अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होगा, अस्थायी होता है जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है. तो देखिए ये आपका जो प्रोसेस हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो आपके एल्किल हैलाइड पे अटैक कर रहे हैं और वहां से जो आपके ट्रांजिशन स्टेट बन रही है,
यहाँ से देखिए ये आपका प्रोसेस स्लो होगा। कैसे होगा भैया? ये आपका प्रोसेस स्लो होगा। अब ये आपका अनस्टेबल होता, अनस्टेबल होने की वजह से ये आपका किसमें, स्टेबल प्रोडक्ट में टूटना शुरू होगा। तो यहाँ से देखिए जो आपका एल्किल ग्रुप उससे जो हाइड्रोजन आपके एटम जुड़े हैं, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक होगा। क्या होगा? बॉन्ड का ब्रेक होगा। और इधर जो आपका एल्किल ग्रुप से न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, जो डॉट लाइन बॉन्डेड आपको दिखाई है, यहाँ से आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहाँ से आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से आपका क्या हो रहा है? बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। तो बॉन्ड ब्रेक यहाँ पे होगा, यहाँ से आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ये आपका एल्किल हैलाइड और आपका एल्किल और हाइड्रोजन के बीच जो आपका बॉन्ड है वो क्या होगा? ब्रेक होगा। तो देखिए यहाँ से ब्रेक होने के बाद आपका एल्किल हैलाइड यहाँ से आपका अलग होगा और आपका स्टेबल कंपाउंड कौन बनेगा? ये आपका स्टेबल कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ से जैसे अगर बात की जाती है दूसरे एग्जांपल को लेकर के, यहाँ आपने सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच और आपका यहाँ से सिंगल बॉन्ड आपने सी ले लिया। क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन आपने ले लिया। अब यहाँ से देखिए, अब क्लोरोमेथेन की रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हैं। अब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल कोई भी ले लिए। अब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल से अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो देखिए रिएक्शन में काम क्या होगा? अब क्लोरीन जो आपका एल्किल हैलाइड या क्लोरोमेथेन में है, इसके ऊपर आपका निगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। अब निगेटिव चार्ज होने की वजह से इसमें क्या काम होगा? आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक आपका सामने से हो नहीं पाएगा। तो किस तरफ से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल? आपका बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड से अटैक करके या आपकी क्या बनाएगा? इंटरमीडिएटेड कंपाउंड या कह सकते हैं आपके ट्रांजिशन स्टेट का कंपाउंड बनाएगा। तो देखिए यहाँ से जो इंटरमीडिएटेड कंपाउंड आपका बनेगा वो ए बनेगा। ये आपका इंटरमीडिएटेड कंपाउंड बन गया। अब यहाँ से एक क्या होगा? जो आपका इंटरमीडिएटेड जो कंपाउंड बना है वो क्या हो रहा है? आपका अनस्टेबल है। तो देखिए ये आपका अनस्टेबल है और इसकी जो बनने की रेट वो आपकी क्या होगी? स्लो होगी। अब आपकी स्लो बन रही है। अब यहाँ से जो आपका अनस्टेबल कंपाउंड बना फिर ये आपका प्रोडक्ट में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? प्रोडक्ट में। तो देखिए प्रोडक्ट में चेंज होने के बाद जो आपका न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ से तो कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन। जबकि जो आपका कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड है, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक होगा। क्या हो रहा है? बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। तो देखिए जब यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है तो क्लोरीन यहाँ से आपकी अलग होगी। तो देखिए यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा सी सिंगल बॉन्ड आपका NU और देखिए इधर आपके हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएंगे, यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका क्लोरीन एटम अलग हो जाएगा। अब जो आपकी अनस्टेबल कंपाउंड से स्टेबल कंपाउंड बनने का प्रोसेस हो रहा है, ये आपका कैसा हो रहा है? ये आपका फास्ट होगा। कैसा होगा? ये आपका फास्ट होगा। और यहाँ भी देख लेते हैं, ये आपका कैसे होगा? फास्ट होगा। अब ये आपका था SN और SN2 रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। अब यहाँ से देखिए SN2 रिएक्शन के एग्जाम्पल के बाद बात करते हैं इसमें जो आपकी रिएक्टिविटी होती है वो आपके एल्केहाइडों की रिएक्टिविटी देखते हैं। तो देखिए अब अगर बात की जाती है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड टू द रिस्पांस ऑफ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो SN2 जो आपके रिएक्शन मैकेनिज्म उसके प्रति हम किसकी या एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर बात की जाती है तो इसका जो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो जस्ट अपोजिट होता है किसके? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म।
SN1 में आपका क्या था, उसमें आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, उसके बाद आपका सेकेंडरी था, उसके बाद आपका प्राइमरी था। अब यहाँ से उसका अपोजिट हो रहा है, तो कह सकते हैं इसमें जो आपका एल्किल हैलाइड होगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद आपका सेकेंडरी होगा, उसके बाद आपका टर्सरी होगा। तो देखिए यहाँ से अगर बात की जाती है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द एल्किल हैलाइड टू रिस्पॉन्स ऑफ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, तो यहाँ से आपका होगा जो आपके प्राइमरी एल्किल हैलाइड होंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, और उसके बाद आपके कौन से हो जाएंगे, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होंगे, वो रिएक्टिव होंगे। और अगर बात की जाती तो आपके टर्सरी एल्किल हैलाइड होंगे सबसे कम रिएक्टिव होंगे। तो इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड टू रिस्पॉन्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपके एल्किल हैलाइड हैं जैसे जैसे उनके क्या हो रहे हैं, उनमें कार्बन के एटम्स बढ़ रहे हैं या एल्किल ग्रुप के नंबर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो लिखेंगे इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड टू द रिस्पॉन्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म। अब यहाँ से देखिए अगर ये तो आपके एल्किल ग्रुप के रिलेशन में था, अब अगला जो आपका हाइड्रोजन के अगर रिलेशन में देखते हैं तो हाइड्रोजन के रिलेशन में एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ से अगर बात की जाती तो आपका जो RI होता है एल्किल आयोडाइड, ये आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हाइड्रोजन एटम की क्या होती है, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। तो देखिए यहाँ से जो आपका RI है अर्थात आपका एल्किल आयोडाइड है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद आपका कौन सा आता है, आपका आता है RBr एल्किल ब्रोमाइड रिएक्टिव होगा। उसके बाद आपका यहाँ से देखिए उसके बाद आपका RCl होगा रिएक्टिव, और सबसे आपका जो कम रिएक्टिव होगा वो आपका RF होगा। इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड टू द रिस्पॉन्स ऑफ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब जो आपका पहला था वो किसके रिलेशन में, किसके साथ आपके रिलेटिव था, एल्किल ग्रुप के, और दूसरा आपका जो आपके हाइड्रोजन एटम के थे, आपका एल्किल ग्रुप के रिलेटिव, एल्किल ग्रुप से रिलेटिव था, एल्किल ग्रुप से, और ये आपका किससे, हाइड्रोजन एटम से, हाइड्रोजन एटम से। अब ये आपका इधर से अगर इधर जा रहे हैं तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो लिखेंगे इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड। अब आपका पहला जो है वो एल्किल ग्रुप के रिलेशन में है, और दूसरा आपके किसके, हाइड्रोजन ग्रुप के रिलेशन में है। ये आपका था क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर एल्किल ग्रुप के और उनके हाइड्रोजन एटम। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आता है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो देखिए दूसरा जो टॉपिक है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ SN2 मैकेनिज्म। अब अगला आपका जो एविडेंसेस इन फेवर ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 जो आपकी मैकेनिज्म होती है या SN2 जो रिएक्शन होती है उसके मैकेनिज्म के पक्ष में आपके कौन कौन से प्रमाण मिलते हैं। तो इसके आपके तीनों ही प्रमाण मिलते हैं। आपका जो SN1 में था, पहला आपका था काइनेटिक एविडेंसेज, आपका गतिज प्रमाण, और दूसरा आपका था स्टीरियोकेमिकल एविडेंसेज, आपका
और तीसरा आपका जो था वो रीअरेंजमेंट था। ये 3 प्रमाण इसमें मिलते हैं। तो देखिए पहला आपका जो था काइनेटिक एविडेंसेस, काइनेटिक एविडेंस। अब काइनेटिक एविडेंस में आपका क्या होता है, तो देखिए काइनेटिक एविडेंस में बात की जाती है तो हमें नाम से पता है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में जो आपके रिएक्शन की रेट होती है किस पे डिपेंड करती है, आपके दोनों सरफेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से कह सकते हैं जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, आपके यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, ये दोनों के अर्थात अगर कहीं SN2 की रिएक्शन हो रही है तो दोनों की आपकी कंसंट्रेशन आपके क्या काम होंगे, चेंज होते रहते हैं। इनमें आपके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इनकी कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है। तो कह सकते हैं जो SN2 आपकी रिएक्शन होती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, उनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है। अगर मॉलिक्यूलरिटी उनकी 2 हुई तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उनकी 2 होगी, कितनी होगी 2। तो कह सकते हैं SN2 जो रिएक्शन, अगर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के हम काइनेटिक्स के अंदर उसकी स्टडी करते हैं तो उसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी 2 होगी, क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो रही है, 2 हो रही है। और दूसरा जो आपका अगला एविडेंस है वो आपका है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। तो देखिए अगला आपका है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। एविडेंस, तो यहां से देखिए आप अगर बात की जाती है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस में क्या होता है, इसे कहते हैं त्रिविम रासायनिक प्रमाण। क्या कहेंगे हिंदी में, त्रिविम रासायनिक प्रमाण। तो देखिए त्रिविम रासायनिक प्रमाण में आपका क्या काम होता है, यहाँ से अगर स्टीरियोकेमिकल में बात की जाती है तो यहाँ से हम किसी भी एल्किल हैलाइड को ले लें, ऐसा एल्किल हैलाइड है जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो। क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए आपको कंडीशन बताई गई थी कि जो कार्बन आपका होना चाहिए वो कायरल कार्बन होना चाहिए, मतलब उसकी जो फोर आपकी उसकी जो चारों वैलेंसी होती है कार्बन की वह अलग अलग ग्रुप से जुड़ी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से अगर बात की जाती है तो आपका कोई भी कायरल कार्बन ले लीजिए, तो यहाँ से आप एक कायरल कार्बन ले लीजिए। देखिए इधर आपका यहाँ से आपका हाइड्रोजन एटम हो गया जो एक प्लेन में, और यहाँ से देखिए आपने क्या काम लेके लिए, एक आपने हाइड्रोजन एटम ले लिया जो दोनों एक ही प्लेन में है आपके। अब आपका दूसरा बजा, दूसरी जो 2 वैलेंसी बची, एक आपकी बची वो आपकी एक डिश होगी और दूसरी आपकी कौन सी होगी, बेज होगी। तो देखिए यहाँ से अगर डिश की बात करते हैं जो डॉट लाइन है यहाँ से हम एल्किल हैलाइड को दिखा रहे हैं, ये आपका कोई आर है एल्किल हैलाइड है जिससे हम क्या काम किए हैं, डिश से जुड़े हैं। डिश का मतलब होता आपका अंदर की तरफ, जबकि दूसरा आपका जो एल्किल हैलाइड उसको हम बेज लाइन से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, बेज लाइन से जुड़े हैं। और यहाँ से देखिए हमने आर डैश से आर डैश को जुड़ा है। अब इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल्स आ करके अटैक कर रहा है, तो देखिए यहाँ से आपको कोई भी न्यूक्लियोफाइल्स आ करके अटैक करेगा तो ये यहाँ से आपका जो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम है ये आपके जो यहाँ से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के कारण क्या काम होगा, हाइड्रोजन एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, जबकि आपका कार्बन के ऊपर कौन सा आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। अब यहाँ से देखिए न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर भी कौन सा चार्ज है आपका, नेगेटिव है, और यहाँ से हाइड्रोजन एटम के ऊपर भी कौन सा चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से इसमें जो आपका फॉरवर्ड अटैक होने वाला था सामने से वो अटैक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से सेम चार्ज होने की वजह से इनमें क्या हुआ, रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब रिपल्सन फोर्स लगा तो इस तरह इसमें कौन सा अटैक नहीं होगा, आपका फॉरवर्ड अटैक नहीं होगा। अब एक न्यूक्लियोफाइल्स अटैक किधर से करेगा, ये आपका बैकवर्ड अटैक करेगा। तो यहाँ से आपका बैक अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ से बैक अटैक करने की वजह से ये जो आपके डिश और बेज हैं वो इसके आने की वजह से किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर चले जाएंगे।
कहाँ चले आएंगे, आपके इधर चले आएंगे, और इधर चले आएंगे तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो आपका इन्वर्ट बनेगा, उल्टा बनेगा। जैसे हम वाल्टन इन्वर्जन कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर बात करते हैं तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल्स था इसके ऊपर अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करने की वजह से आपके कौन से डिस और बेस इधर चले आएंगे, किसके रिस्पांस के लिए, इस न्यूक्लियोफाइल्स के रिस्पांस के लिए। तो न्यूक्लियोफाइल्स के रिस्पांस के लिए डिस और बेस आपके इधर चले आएंगे। तो देखिए यहाँ से आपका क्या होगा, तो इधर से हमने यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बनाया भैया, इंटरमीडिएटेड कंपाउंड, और यहां से देखिए ये आपका क्या हो गया, कार्बन हो गया। ठीक, अब यहां से देखिए ये आपकी कौन सी लाइंस हो गई, ये आपकी यहां से ये आपका एल्किल ग्रुप आकर के जुड़ा, ये आपकी डिस लाइन हो गई, और ये आपकी कौन सी लाइन हो गई, ये आपकी बेज लाइन हो गई, बेज लाइन हो गई। और इधर ये आपका हाइड्रोजन है, और इधर ये आपका कौन सा है, ये आपका क्लोरीन एटम आकर के जुड़ा है इस एल्किल हैलाइड, या हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आकर के जुड़ा है। अब यहाँ से देखिए, अब ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल्स और कार्बन के बीच यहाँ से बॉन्ड हो रहा, बन रहा है, वो कैसा, किस तरीके का बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि यहाँ से जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। तो देखिए बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बना है, आप कह सकते हैं इंटरमीडिएटेड कंपाउंड बना है, जो आपका क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से काम क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। तो देखिए बॉन्ड टूटने के बाद आपका जो कंपाउंड बनेगा वो आपका बनेगा सिंगल बॉन्ड सी। अब ये आपका इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये आपकी डिस लाइन हो गई, और ये आपकी कौन सी लाइन हो गई, आपकी ये आपकी बेज लाइन हो गई, और इधर से आपका ये न्यूक्लियोफाइल्स आकर के जुड़ा, ये हमारा कंपाउंड बना। अब यहाँ से देख रहे हैं, इसमें इधर जो आपकी डिस और बेज लाइन थी अलग साइड में थी, अगर हम इधर यल लेते हैं, यल कंपाउंड लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा डी कंपाउंड बनेगा, अर्थात उसमें क्या हो जाएगा, आपके वे एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे। तो अगर मिरर इमेज बन रहे हैं तो कह सकते हैं इसमें अगर हम एल ले रहे हैं, इधर क्या काम रिएक्ट यहाँ से सब्सटेंस है, तो उधर आपका डी बनेगा। इस जो आपका इन्वर्जन हो रहा है, उल्टा हो रहा है, उसे कौन सा इन्वर्जन कहेंगे, उसे वाल्टन इन्वर्जन कहते हैं। कौन सा, वाल्टन इन्वर्जन कहते हैं, अर्थात वाल्टन के तरीके क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। ये आपका क्या काम था, ये आपका था एविडेंस इन फेवर ऑफ एसेंट मैकेनिज्म का दूसरा टाइप, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। अब अगर पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट पे लिखेंगे कि जो आपकी एसेंटो मैकेनिज्म होती है, अगर इसमें हम स्टीरियोकेमिकल एविडेंस देखते हैं तो इसमें केवल आपका बैक अटैक होता है। कौन सा अटैक होता है, बैक अटैक होता है, और इसमें आपका फॉरवर्ड अटैक नहीं होता है। रीजन पता चला क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके न्यूक्लियोफाइल्स निगेटिव होता है और हाइड्रोजन एटम ये आपका निगेटिव होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो आपके न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेंगे उनमें फॉरवर्ड अटैक ना होकर के कौन सा अटैक होगा, आपका यहाँ से बैक अटैक होगा। अब तीसरा जो इसमें एविडेंस था वो आपका था रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट की बात की जाती है तो इसमें आपके कोई भी रीअरेंजमेंट के प्रोसेस नहीं पाई जाती है। क्या होती है, लिख सकते हैं कि भैया रीअरेंजमेंट। तो देखिए जो आपके तीसरा क्या था, एविडेंस था किसका, एसेंटो मैकेनिज्म का। तो इसमें किसी भी बात की जाती है जिसमें कोई भी रीअरेंजमेंट के प्रोसेस नहीं पाया जाता, तो लिखेंगे कि एसेंटो रिएक्शन मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट की कोई संभावना नहीं होती।